नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पे, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुटेक प्लेटफॉर्म। और ये है हमारी आईआर एंड द वर्ल्ड की क्लास। तो गाइस, इस पे हम आईआर पढ़ते हैं, पिछले पूरे साल 1.5 साल का कवर करते हुए प्रेजेंट का भी कवर करते हैं। एंड ये क्लास बच्चों सिर्फ आईआर तक ही सीमित नहीं है, हम इसमें और भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के जो करंट अफेयर्स में इवेंट्स होते हैं या ऐसी कुछ भारतीय मतलब नेशनल स्केल पे भी जो है अगर कोई बात इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो इस क्लास में जो कवर करते हैं हम, तो जो है इस क्लास का नाम है आईआर एंड द वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। ओके शो ओके बहुत बहुत गुड आफ्टरनून नितिन, स्नेहा, अंकित, गुरुदीप, स्नेहा, सान्या यादव, ओके रजनीश, गौरव, अर्पिता, वीनू, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो रहा इस बार, इस हफ्ते जो रहा, वो आपके व्लादिमीर पुतिन साहब जो आए। ओके इंडो रशिया एनुअल समिट जो जिसमें अटेंड करने व्लादिमीर पुतिन भारत आए, तो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई गेस। ओके विच वी नीड टू लर्न। ओके इन दिस क्लास गाइस वी आल्सो टेक द करंट इश्यूज, और जो है हम पुराना इश्यूज भी पढ़ते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन के सबसे एटलीस्ट 1.5-2 साल का पिछला करंट अफेयर्स आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिक्स होती है क्लास एक तरह से, जो करंट इश्यूज जो भी रिसेंट 1-2 महीने पुराने इश्यूज है, और पुराने इश्यूज भी होते हैं इसमें कुछ साल 1.5 साल पुराने आईआर के, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो क्लास शुरुआत हम क्लास की कर रहे हैं। एनुअल समिट जो हुआ है अभी, मिस्टर पुतिन आए थे भारत, और ओके तो गाइस थोड़े समय पहले ही मैंने आपको बताया था, थोड़े समय पहले ही यानी कि कल ही मैंने आपको बताया था कि जो है भारत और रशिया के रिलेशन हमने खत्म किए थे यूट्यूब क्लास में, हमारी अनअकैडमी यूपीएससी चैनल पे। सो yesterday only we finished that class. Okay, so guys there I told you that I'll take this topic today in this class. Okay, IR and the world की क्लास में लूंगा, करंट का टॉपिक है ये। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन की विजिट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके तो गाइस, इंडिया एंड रशिया दे शेयर अ वेरी स्पेशल रिलेशन। ओके यू नो दैट हाल ही में जो है रिलेशन थोड़ा अब डोल्ड्रम्स में आ गया है। ओके रोलर कोस्टर राइड इसको मिल रही है। ओके बिकॉज इंडिया जो है ज्यादा क्लोज जा रहा है आपके यूएसए के। ओके कल हमने बहुत चर्चा करी इस बात पे, लेट्स नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन। ओके तो बच्चों, इतना खास है रिलेशन दोनों देशों के लिए, इतना खास है कि दोनों देश के जो लीडर्स हैं वो हर साल एनुअल समिट करते हैं, हर साल मिलते हैं। ठीक है, तो गाइस एक साल हम वहां पे जाते हैं रशिया, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं रशिया, एक साल उनके जो प्रेसिडेंट है वो भारत आते हैं। तो अभी रशिया का नंबर था, तो दैट्स व्हाई मिस्टर पुतिन केम टू इंडिया। ओके नेक्स्ट ईयर मोदी विल गो टू ओके रशिया। ओके ऑलरेडी मिस्टर पुतिन हैज इनवाइटेड मिस्टर मोदी कि आप जो है अगले साल हमारे आओ, और एनुअल समिट की जो हमारी ये जो रिचुअल है जो हमने बनाया है इसको जो है बरकरार रखें। तो बच्चों इस समिट के अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 2+2 डायलॉग जो है पहली बार देखने को मिला रशिया और भारत के बीच में। 2+2 डायलॉग गाइस क्या होता है, इसमें 2 मिनिस्टर्स हमारे और 2 मिनिस्टर्स रशिया के मिले और बात करी। कौन से मिनिस्टर? फॉरेन रिलेशन मिनिस्टर जो हमारे मिस्टर जयशंकर हैं, दूसरे डिफेंस मिनिस्टर। तो जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, ओके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के मिले रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया और रशिया में 2+2 डायलॉग हुआ। अब तक बच्चों हम 2+2 डायलॉग सिर्फ क्वाड के जो देश हैं, बेसिकली यूएसए, ओके जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ हम करते थे 2+2 डायलॉग। लेकिन पहली बार हमने रशिया के साथ 21st एनुअल समिट था ये,
ओके, क्योंकि एनुअल समिट की जो शुरुआत हुई थी वो 2000 में हुई थी, जब व्लादिमीर पुतिन पहली बार प्रेसिडेंट बने थे रशिया के, तो उन्हीं का आइडिया था ये। तो तब से हर साल हो रहा है। तो 2021 में 21st एनुअल समिट था ये। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार ऐसा हुआ कि इस एनुअल समिट के साइडलाइंस में दोनों मिनिस्टर्स, दोनों देशों के दोनों इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स मिले, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो गाइस दे साइंड मेनी एग्रीमेंट्स, 28 एग्रीमेंट्स, जेनरिक एग्रीमेंट्स, वो हमें ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, साइंस एंड टेक, हेवी इंजीनियरिंग वगैरह, ठीक है। ओके, साथ ही साथ बच्चों मोदी जी को यहीं पे इनविटेशन भी दे दिया। वो तो हमें खैर ऑब्वियसली पता भी होता है कि हमें जाना ही है, अगले साल हमारा नंबर है, फिर नेक्स्ट ईयर दे विल कम अगेन, देन वी विल गो देयर अगेन। तो ये चलता रहता है साइकिल, बट एक फॉर्मल इन्विटेशन देना जरूरी होता है, ताकि जो है बिन बुलाए मेहमान टाइप वाली फीलिंग जो है ना आए, ठीक है। तो मोदी जी को बच्चों इन्वाइट कर गए पुतिन साहब कि अगले साल आपको आना है, तो आप जो है उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन, आप पता है बच्चों स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोनों देश शेयर करते हैं। हम कल बहुत बात कर चुके हैं यार इस बारे में सैटरडे को। तो दोनों देश जो है स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का अपने आप को बताते हैं, ठीक है। तो उसको बोला पॉजिटिव है रही, वो कोविड के टाइम पे भी जो है पॉजिटिवनेस देखने को मिली, ठीक है। AK-203, ओके, AK-203 राइफल्स बच्चों एक एडवांस राइफल है, जो कि AK-47 का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो उसी की बच्चों हायर सीरीज है, ओके, 200 सीरीज की राइफल है। तो 6 लाख राइफल्स भारत और रूस जो है मिलके बनाने वाले हैं इंडिया में, अमेठी में, जहां पे आपको बताइए अमेठी इज इंपॉर्टेंट, वेरी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट टाउन इन इंडिया, ओके, उत्तर प्रदेश में अमेठी है। तो अमेठी में भारत और रूस जो है 6 लाख AK-203, ओके, 203 राइफल्स जो है बनाएंगे, that will be served for the military and for the other armed forces. तो this is a important thing, okay? तो ये सारी बातें हैं, और भी कई बातें हुई हमारे लिए। INST की बात करी, INST मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, ओके, INSTC, सॉरी, ओके। गुड आफ्टरनून सनिया, नितिन, ओके, कुमार, UPSC फॉरेन डिफेंस। कल कहां बात की सर? अनअकैडमी UPSC चैनल पे, ठीक है, अनअकैडमी UPSC चैनल पे कल मैंने आपको पूरा इंडो रशिया स्टैटिक पार्ट जो है पूरा पढ़ाया था। अनअकैडमी का चैनल है दूसरा, वहां पे, ठीक है, वहां पे बात करी थी। INST की बात करते हैं। तो बच्चों INST के बारे में दोनों देशों ने कहा कि यार इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। चाइना को की तरफ से बच्चों हमारा जवाब है ये। चाइना में अगर आपको सवाल लिखना है, चाइना का भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में? चाबार पोर्ट बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं उसे? एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की आप बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की, आप बात कर सकते हो INSTC की बात कर सकते हो आप, ठीक है। तो INST बच्चों एक तरह से हमारा जवाब है BRI को, जिसमें कि भारत जो है सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया के 5 देश होते हैं, सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप से जो है ट्रेड करेगा। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, यानी कि हमारे कांडला, ओके, मुंबई, कारवार, यहां से बच्चों सामान जाएगा ईरान, ठीक है, शिप के थ्रू सामान जाएगा ईरान में, फिर रोड के थ्रू कैस्पियन सी तक पहुंचाया जाएगा इसको। बच्चों कैस्पियन सी में दोबारा शिप के थ्रू हमारा सामान जो है पहुंच जाएगा सीधा का सीधा जो है आपके, ओके, रशिया के अंदर, ओके, और आपके सेंट्रल एशिया के अंदर और आपके यूरोप के अंदर। तो बच्चों ये INSST है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये, ठीक है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अल्टरनेटिव व्हाट इंडिया इज डूइंग अगेंस्ट द, ओके, इन आंसर टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बाय द चाइना, ठीक है। उसके अलावा बच्चों चेन्नई कनेक्ट आपका, सॉरी, यस, चेन्नई कनेक्ट भी है, ओके। मैंने कल आपको ईस्ट इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताया था, जो रशिया के फार ईस्ट इलाके के डेवलपमेंट के लिए जो है करता है रशिया हर साल, ठीक है। 6 समिट हुआ था। तो बच्चों चेन्नई और व्लादिवोस्टोक एक इंपॉर्टेंट शहर है फार ईस्ट का, ये रशिया का फार ईस्ट इलाका है, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है ऐसा फार ईस्ट है, थोड़ा डेवलप्ड नहीं है इतना बाकी रशिया जितना है। तो बच्चों उसका सबसे इंपॉर्टेंट टाउन है व्लादिवोस्टोक, ओके, वेरी कोल्ड टाउन ऑल्सो। इसको चेन्नई कनेक्ट से किया गया है पॉलिसी, चेन्नई कनेक्ट, ओके। सो सिस्टर सिटीज को बताया गया, मतलब चेन्नई को और व्लादिवोस्टोक को, ठीक है। तो यहां से जो है इनके बीच में एंगेजमेंट भी बढ़ेगा, ट्रेड वगैरह जो है बढ़ाया जाएगा।
सो दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में और बात हुई इस समिट के अंदर। ऑल राइट, 21st एनुअल समिट। ऑल राइट, ओके। साथ ही साथ बच्चों 5 दशक हो गए यार, 50 ईयर्स ऑफ इंडो ओके सोवियत यूनियन ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप जो हमने करी थी, जिसके बारे में कल हमने बहुत अच्छे से बात करी थी। 1971 में हमने ट्रीटी करी थी ये, ठीक है, 1971 में। इसको भी जो है आपके 50 साल हो गए पूरे, 1971 से 2021। ओके, तो इसकी भी जो है बात करी गई, ओके, कि जो है अच्छा रहा ये भी, जो रिलेशन है हमारा, और आगे भी जो है अच्छा रहे। पहली बार गई 2+2 डायलॉग, ये यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रहा। 2+2 डायलॉग फर्स्ट टाइम इट वाज विटनेस्ड विद द रशियन nation, okay, with the Russia. Otherwise we do it with the USA, Japan and Australia, not with any other country, and all these are members of the Quad nations. So here we want to give a signal to Russia that we are also with you. Okay, ओके, ऐसा नहीं कि हम क्वाड में चले गए, हम जो है यूएसए के साथ चले गए तो हम जो है आपको भूल जाएंगे, तो ये भी सिग्नल है। तो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं, 2+2 डायलॉग फेमस है, अपने आप नाम से ही पता लग जाता है ये, ठीक है। साथ साथ बच्चों S-400 मिसाइल सिस्टम के ऊपर बात हुई। ओके, भारत ने क्लियर कर दिया कि हम जो है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे बिलीव रखते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें कोई देश दबा नहीं सकता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। हमें अमेरिका मना कर रहा है, आपको पता है। S-400 लास्ट क्लास में मैंने इसी संडे को पूरा बता दिया था, S-400 मिसाइल सिस्टम, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो हम रशिया से ले रहे हैं बेसिकली, और यहाँ पे यूएसए में मना कर रहा है कि रशिया से मत लो आप, नहीं तो हम जो है सैंक्शन लगा सकते हैं आप पे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि हम जो है भारत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है फॉलो करता है। हम कोई पाकिस्तान नहीं है, हम कोई और कोई देश नहीं है जो आपके लिए यूएसए के कहने के हिसाब से जो है डर जाएं, और यूएसए मना करे तो हम जो है ना लें। तो रशिया को यहाँ पे हमने अफर्मेशन दिया है कि हम जो S-400 का लेंगे ही नहीं, बल्कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आपने जो नया उसका वर्जन आप बना रहे हो S-500, उसमें भी हमारी दिलचस्पी है, तो अगर वो भी आपको अगर बेचने का मन हो तो आप हमें बता सकते हो, हम वो भी लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये बच्चों S-400 के बारे में बात हुई। सो दिस वाज अ पॉजिटिव साइन। ओके, तो काटसा को साइड में करते हुए इंडिया ने स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है कि रशिया से हम जो है लेंगे हमारा मिसाइल जो है, क्योंकि हमें चाहिए वो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर समिट। ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों, और स्टैटिक पोर्शन मैंने कल कराई दिया था, तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट उस पे स्टार्स प्रोजेक्ट पे। ओके, आई वाज एंटिसिपेटिंग दिस ईयर क्वेश्चन ऑन दिस, बट आया नहीं प्रीलिम्स में। एनीवेज जो है अब आ सकता है आगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रॉब्लम, ओके, यू कैन आस्क मी। S-500 यूएसए का नहीं है गौरव रावत, रशिया का है। थर्ड सिस्टम बच्चों है यूएसए का, ठीक है, थर्ड सिस्टम यूएसए का है। तो बच्चों क्या हुआ था 2017 या 18 में यार, क्या हुआ था, मैंने आपको कल भी बताई थी बात कल, बट इतने बच्चे आप लोग शायद थे नहीं क्लास में, ठीक है। बच्चों 17 या 18 में इंडिया ने फाइनलाइज करा कि हम यार S-400 मिसाइल लेंगे रशिया से, ठीक है। यूएसए ने बच्चों उसी टाइम हमारे बीच में टांग अड़ा दी कि नहीं नहीं नहीं, रशिया से नहीं ले सकते आप, ऐसा नहीं करोगे आप हमसे लो, आप हमसे लो, ओके, हमारा वाला ले लो आप मिसाइल सिस्टम जो एंटी डिफेंस है, ओके, वो भी बढ़िया है, बस थोड़ा सा फर्क है, उसकी रेंज बहुत कम है। S-400 की रेंज जो है 400 किलोमीटर है, हमारे वाले की थर्ड थर्मल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो 120 किलोमीटर है। ओके, तो बच्चों यहां पे थोड़ा नहीं काफी फर्क है यार। तो हमने मना कर दिया यूएसए को कि नहीं भाई, हमें तुम्हारा वाला नहीं चाहिए, हमें तो S-400 ही चाहिए, रशिया से ही लेंगे। तो यूएसए बोला नहीं 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 नहीं, आप उनसे नहीं ले सकते हो, वो हमारे और उनके रिलेशन सही नहीं, आप हमारे दोस्त हो। लेकिन इंडिया ने बच्चों अल्टीमेटली S-400 को ही चूज किया, और जो है हमें मिलने भी वाला है, जो है इस साल के एंड में भी मिल सकता है, न्यू ईयर गिफ्ट जो है, न्यू ईयर गिफ्ट मिल सकता है हमें। लेकिन बच्चों यहां पे यूपीएससी ने क्या किया, स्मार्टनेस ये प्ले करी। 2017-18 की बात है जब डील हमने फाइनल करी थी। यूपीएससी एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि S-400 पे सवाल आएगा, लेकिन सवाल यूपीएससी ने S-400 पे नहीं पूछा, थर्ड पे पूछ लिया कि थर्ड क्या है, व्हाट इज थर्ड। ओके, तो ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है यूएसए का। S-400 रशिया का है, ठीक है। इसकी और सीरीज बढ़ती जाएगी। S-500 बता रहे हैं इसकी रेंज जो है 600 किलोमीटर तक जो है परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतना ज्यादा दूर मारक क्षमता है S-400 की। एनीवेज गाइज, लेट्स मूव ऑन टू द स्टार्स प्रोजेक्ट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I was anticipating this question in this
प्रीलिम्स 2021, बट नहीं आया, कोई बात नहीं, मेंस में काम आ जाएगा, दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो बच्चों स्टार प्रोजेक्ट जो है, अपन बात करते हैं स्टार प्रोजेक्ट। तो गाइस इंडिया में अभी बच्चों एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। दो चीजें होती है किसी भी नेशन को जो आगे ले जाती है गाइस, दैट इज नॉट द एस मिसाइल्स और द बॉम्ब्स और द एयरक्राफ्ट कैरियर्स और द अदर थिंग्स विच वी हैव। द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एनी नेशन इज द सोशल रिसोर्स और द सोशल कैपिटल इज एज, ओके। एजुकेशन और हेल्थ, कोई भी देश बच्चों महान नहीं कहला सकता जब तक उसका हेल्थ और जो है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, स्ट्रांग ना हो, रोबस्ट ना हो। भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने हाल देख लिया, कोविड का जो सेकेंड वेव आया था तो कैसे धज्जियां उड़ गई थी, ठीक है। इवन आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, ओके, आई वॉज ऑल्सो ऑन वर्ज ऑफ डाइंग ऑन फर्स्ट में। आई गॉट सिम्टोमेटिक विद द कोविड डिजीज ऑन सेकेंड थर्ड में जो है हम पॉजिटिव हो गए और बहुत जो है लाइफ थ्रेटनिंग अटैक हो गया। 104 डिग्री जो है टेम्परेचर बॉडी का, और हालत देश में उसकी क्या उस समय क्या थी, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी वीकनेस शो करता है, ठीक है। उसी तरह से बच्चों एजुकेशन सिस्टम में भी हमारा जो है क्वांटिटी तो हमने अचीव कर ली है। सर्व शिक्षा अभियान से आर्टिकल 21A से, यानी कि राइट टू एजुकेशन के बाद, सर्व शिक्षा अभियान के बाद, यानी कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो है पढ़ाई फ्री है, खाना पीना, स्कूल की ड्रेस, बैग वगैरह, किताबें वगैरह सब कुछ फ्री है। इससे बच्चों 99.9% हमने एनरोलमेंट हासिल कर लिया है। हमारा बच्चा जो है 99.9% बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रियली वर्स इन इंडिया, ओके। पीसा टेस्ट में हमारे बच्चे जो इंटरनेशनल एक टेस्ट होता है उसमें हमने टॉप किया, ठीक है, नीचे से टॉप किया, सेकंड लास्ट आए हम। तो इतना जो है हमारा क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट सो गुड, ओके। तो यहां पे बच्चों वर्ल्ड बैंक की मदद से हमने ऑपरेशन मिशन स्टार्स लॉन्च किया है, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स, ओके, यानी कि मतलब स्टूडेंट्स मतलब क्वालिटी को बढ़ाने के बेसिकली, ठीक है। सो गाइस 5,000 करोड़ रुपए यहां पे लगभग जो है वर्ल्ड बैंक से हमने लिए हैं टू बेसिकली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द फॉलोइंग 6 स्टेट्स, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि प्रोजेक्ट स्टार जो है क्या पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ है या कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में ही है। तो गाइस ये अभी जो है फिलहाल कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में ही है, लाइक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ज्यादा ही जरूरत है आई गेस एजुकेशन क्वालिटी को बेटर करने की। सो फर्स्ट इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर दीज 6 स्टेट्स ओनली, समझ गए आप। ये है प्रोजेक्ट स्टार्स, ठीक है, फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट्स प्रोजेक्ट, ठीक है। स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए 6 स्टेट्स में वर्ल्ड बैंक की मदद से हमने लॉन्च किया है टू बेसिकली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वी आर इम्पार्टिंग टू आवर स्टूडेंट्स एंड टू आवर चिल्ड्रन, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज द चाइना जापान सिनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट, ओके। बच्चों चाइना सिर्फ हमको ही परेशान नहीं करता यार, चाइना जो है सबको परेशान कर रखा है उसने, जो जो उसके नेबर्स हैं बेसिकली, मोस्ट ऑफ देम, ओके, कुछ को छोड़ के पाकिस्तान वगैरह को, ठीक है, सबसे ही जो है उसके डिस्प्यूट्स चलते ही रहते हैं। तो जो चाइना का एक इंपॉर्टेंट नेबर है जापान, हिस्टोरिकली बच्चों एनिमी रहे हुए हैं ये, जैसे भारत चाइना और भारत पाकिस्तान हिस्टोरिकल एनिमीज रहे हुए हैं, लड़ाइयां वड़ाइयां लड़ चुके हैं कई बार। ऐसे बच्चों जापान और चाइना भी पहले कई बार जो है लड़ाइयां लड़ चुके हैं, ठीक है। और फिलहाल जो है सिनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट जो है ये न्यूज में रहा था, ओके, नॉट सो मच रिसेंटली बट सम लेटली समवेयर इन द ईयर, ओके। अभी तक कोई प्रॉब्लम यहां तक तो आप मुझसे बेशक जो है पूछ सकते हो, ठीक है।
ओके, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो चाइना और जापान में हिस्टोरिकली एनिमीज रहे हैं लोग। ठीक है, भयंकर एनिमोसिटी रही है इनमें। जापान ने भी यहाँ पे कई जो है काम सही नहीं किए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत लोगों को मारा, चाइना के बिल्कुल जो है जिनोसाइड करा, मास किलिंग करी जापान ने भी चाइना के लोगों पे। चाइना के शहर जो है नानजिन वगैरह कई सिटीज जो हैं चाइना के तबाह कर दी, जब चाइना एक कंट्री भी नहीं बना था। तो जापान बच्चों कम नहीं रहा, लेकिन वो सारा हैंगओवर यार खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर 2 में। जापान को जो है जवाब मिल गया, उस पर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए गए और जो है वर्ल्ड वॉर 2 की जो है दी एंड कर दिया है सब में। उसके बाद बच्चों जापान ने एक पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई। ओके, और आज भी वो अपनी पैसिफिस्ट पॉलिसी पे टिका हुआ है। पैसिफिस्ट पॉलिसी मतलब शांति प्रिय, लड़ाई दंगा नहीं करना है। ओके, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जो भी वाद विवाद है उसको जो है आराम से बातचीत करके सुलझाना है। ओके, हथियार का इस्तेमाल नहीं करता है। आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि जापान ने कोई, हालांकि जापान के पास सारी टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आप ले लो, सारी कंपनीज जापानीज है, मगर आज तक आपने न्यूज में कभी ये नहीं सुना होगा कि जापान ने उस देश को, XYZ देश को कोई मिसाइल बेच दी, कोई एयरक्राफ्ट बेच दिया, कोई लड़ने का कोई सामान दिया है। क्योंकि जापान जो बिल्कुल अब जो है दूध का जला हुआ है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है इकलौता देश है जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब को फेस किया है। ठीक है, वो जापान है, तो बिल्कुल जो है वो लड़ाई से दूर रहता है। लेकिन बच्चों शिनकाकू आइलैंड ने उसको दोबारा जो है चाइना के साथ आमने सामने खड़ा कर दिया है। बेसिकली बच्चों अभी इशिगाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, ये सदर्न जापान को गवर्न करती है ये। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे यहाँ पे होती है, MCD वगैरह दिल्ली में। ओके, ऐसे सदर्न जापान को बच्चों गवर्न करती है। इसने जो है नाम चेंज कर दिया है। ओके, इस आइलैंड का, ठीक है, इस आइलैंड का नाम चेंज कर दिया बच्चों, अनइनहैबिटेड है, कोई यहां पे नहीं रहता। इसलिए डिस्प्यूट होना यहां पे और आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं रहता वहां पे, तो ऑब्वियसली कोई भी क्लेम कर सकता है। अगर वहां पे लोग रहते होते तो वो खुद ही अपने आप को कहते थे कि नहीं हम चाइनीज हैं, नहीं हम जापानी हैं, ओके, या हम ताइवान के हैं, तो डिस्प्यूट होता ही नहीं। लेकिन बच्चों क्योंकि अनइनहैबिटेड है, कोई नहीं रहता, इसलिए ही आइलैंड पे डिस्प्यूट है। इसी तरह से, जिस तरह से साउथ चाइना सी की अगर बात करोगे आप, तो पार्सल आइलैंड है, स्पाटले आइलैंड है, स्पारगोरा ब्रिज है, कई आइलैंड साउथ चाइना सी में भी डिस्प्यूटेड है। वो भी इसीलिए डिस्प्यूटेड है क्योंकि कोई भी वहां पे रहता नहीं है, तो जिसका भी मन हो उस पर क्लेम कर सकता है कि ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। ठीक है, तो बच्चों शिनकाकू आइलैंड का जो है नाम अभी दोबारा बदल दिया है। तोनोशिरो नाम था जापान में इसको, अब इसे तोनोशिरो शिनकाकू बोला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इससे जो है चाइना जो है परेशान हो गया है। चाइना ने जो है इस पे आपत्ति जताई कि यार हमारा आइलैंड है, ये हमारे आइलैंड का नाम जो है आप कैसे बदल रहे हो। तो ये जो है इशू रहा। ओके, तो ये गाइस आपका ओके वो है। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिकली आइलैंड डिस्प्यूटेड इलाका है। इसमें यार मैप इतने अच्छे से दिख नहीं रहा। आप गई सिड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सिड यूपीएससी पे मैं आज ही मैं इसका PDF दे दूंगा, तो आपको जो है PDF मिल जाएगा इसका। सिड यूपीएससी चैनल, डू ज्वाइन द सिड यूपीएससी चैनल। ओके, सो उसमें अभी मैप दिख नहीं पा रहा सही से, आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर यू सो दैट ओके, मुझे भी नहीं दिख रहा सही से यार। तो जो ये जापान है, ठीक है, ये जापान है, इससे है जापान, ये जापान है। ठीक है, ओके, सो दिस इज चाइना बच्चों, ये चाइना है ऐसे कुछ। ठीक है, ये चाइना है। तो बच्चों ये जो है लाल लाइन जो है जापान के हिसाब से, बच्चों ये लाल लाइन उसका इलाका है पूरा। ठीक है, जापान के हिसाब से ये लाल लाइन जो है ये पूरा उसका इलाका है। ठीक है, लाल लाइन जापान के हिसाब से जापान का एरिया है, मैरिटाइम बाउंड्री है उसकी। ठीक है, जापान ये रहा, जापान के लाल लाइन उसकी है। चाइना के हिसाब से बच्चों ये ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन जो है ये चाइना के हिसाब से उसका इलाका है, ये मैरिटाइम बॉर्डर है। तो बच्चों ये एरिया बेसिकली जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये डिस्प्यूटेड है। ये यहां पे जो पर्पल कलर के स्क्वायर दिख रहे हैं ये ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं। तो सीधी सीधी बात यहां पे समझ में आ रही है कि ऑयल और गैस के रिजर्व के चक्कर में ही दोनों देश जो है इस पे अपना कब्जा करना चाहते हैं, वरना है तो वहां पे कुछ भी नहीं, लोग तो वहां रहते नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑयल और गैस पे सबकी नजर है। तो बच्चों ये शिनकाकू जो डिस्प्यूट है काफी पुराना भी है, जो हम भी तैयारी करते थे तब मुझे याद है, तब भी ये कई बार न्यूज में आ रहता था, अब भी रहता है न्यूज में ये। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, जापान और जो है आपके, ठीक है,
चाइना के बीच में बच्चों ईस्ट चाइना सी। ओके, ईस्ट चाइना सी के अंदर है ये सिनकाकू आइलैंड। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए, लोकेशन इसकी ईस्ट चाइना सी के अंदर है। ठीक है, सिनकाकू आइलैंड इज लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी। ओके बच्चों, जापान और चाइना ही नहीं है इसके पीछे, ताइवान भी इस पे अपना क्लेम जता रहा है। ताइवान कहता है मेरा है ये। ठीक है, तो 3 पार्टीज है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी आपसे पूछे कि चाइना और जापान तो ही तो नहीं है। तो बच्चों चाइना जापान के साथ में लव ट्राइंगल बन चुका है यहां पे। ठीक है, चाइना, जापान और ताइवान। ठीक है, ओके, सो दिस इज द थिंग। ऑलराइट, तो बच्चों पहले इस पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है किसी का भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, बंजर था ये, मतलब अनाथ था एक तरह से, कोई इस पे किसी का रूल नहीं चलता था। लेकिन 2012 में जापान ने इसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ले लिया। ओके, प्रशासनिक जो है कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद से और ज्यादा जो है टेंशन बढ़ गई है, और जापान और चाइना में आए दिन जो है कई आपने पढ़ते होंगे न्यूज में जो है एस्केलेशन होता रहता है। सो दिस इज द सिनकाकू डिस्प्यूट बिटवीन द जापान एंड द चाइना। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। नहीं, 9 डैश लाइन नहीं है, 9 डैश लाइन नीचे है आयुष। ओके, 9 डैश लाइन इन द साउथ चाइना सी, दिस इज ईस्ट चाइना सी। ओके, दिस वो अलग है 9 डैश लाइन। डिफेंस सिस्टम शुड बी लर्न, हाँ आपको पता होना चाहिए मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स। ठीक है, आई गाइस आई होप एवरीथिंग इज ओके, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, ऑल क्लियर, ठीक है, बढ़िया। ओके, तो बच्चों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल अक्सर न्यूज में रहता है। ठीक है, ये इसका हॉल है, इतना पिक्चर क्लियर नहीं है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, ह्यूमन राइट नाम से पता चल रहा है बच्चों, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना इसका काम है। दुनिया में जो है मानव अधिकार की रक्षा करना यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का काम है। ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ऑलराइट, सो गाइस ह्यूमन राइट काउंसिल हैज मेनी टाइम्स इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्रीलंका। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यांमार। ओके, ये हमारे इलाके की बात बता रहा हूं, साउथ एशिया की। तो बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंपॉर्टेंट ग्रुप हो चुका है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, इसमें जो है ये काम करता है, यूएन का वो ऑर्गन है, ऑर्गन ही वो मतलब कमीशन है, ये काउंसिल है जो कि ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखता है दुनिया में। ठीक है, हाल ही में बच्चों इसके जो है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो है थोड़े आपत्तिजनक एक साथ ही बना दिए गए, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और क्यूबा। इन सबको बच्चों अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बना दिया गया। अब मेंबर बना दिया गया तो दिक्कत क्या हो गई इसमें? दिक्कत गाइस ये हो गई कि ऐसे देश जो इनको मेंबर बना दिया गया है जिन पे खुद ही ह्यूमन राइट वायलेशन के जो है इल्जाम लगे हुए हैं। ठीक है, रशिया पे कई इल्जाम हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस के कि उसने पॉपुलेशन पे जो है ह्यूमन राइट्स वो नहीं देता है, कम्युनिस्ट कंट्री है। चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री है, जिंगजियांग में जो है मुस्लिम्स को वो परेशान कर रहा है, मुस्लिम्स को जो है मार भी रहा है, मुस्लिम्स को वहां पे रोजे नहीं रखने दिए जाते, रिलीजियस उनको जो है उस करने नहीं दिया जाता, ह्यूमन राइट वायलेशन है। पाकिस्तान का तो बच्चों आपको फिर क्या कहना ही क्या। ठीक है, पूरी माइनॉरिटीज जो है खत्म कर दी उन्होंने वहां पे, बलूचिस्तान में वो मार रहे हैं लोगों को, बलूच लोगों को। ओके, जब आजादी के टाइम पे 17-18% जो है माइनॉरिटीज थी पाकिस्तान में, आज सिर्फ 2% रह गए हैं, हिंदू, क्रिश्चियंस वगैरह। ठीक है, तो बच्चों ऐसे जब देश यार ह्यूमन राइट काउंसिल पे जब पैनल में बैठ गए तो फिर ह्यूमन राइट्स की ओके जब रक्षक ही बन जाए भक्षक, वो एक डायलॉग है ना मूवी का। ओके, द लॉ ब्रेकर बिकम्स द लॉ मेकर। जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर में जो है कि जो हमारे अधिकतर एमपी एमएलए जो हैं उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, तो वो जो ऐसे देशों का ह्यूमन राइट काउंसिल पे होना जवाबदेह, मतलब उसकी जो है अकाउंटेबिलिटी और उसकी जो है वर्किंग पे सवाल उठाता है। ओके, क्यूबा का भी जो है इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट काउंसिल इज इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है गाइस, यूनाइटेड नेशन सिस्टम की है। ओके, जिनेवा के अंदर इसका ऑफिस है, 2006 के अंदर बनाया गया था इसको।
ओके, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट्स था इसके पहले, उसके बाद जो है यूएनएचआरसी को बनाया गया था। ओके, तो बच्चों यहां पे ये बात है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि एक सवाल उठा है कि इन देशों का खुद ही इतना पुअर रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करने में, ह्यूमन राइट की जो वैल्यूज है उसको समझदारी जो है वो इनकी खुद ही जो है समझ में नहीं आते, तो ये क्या फिर जो है ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेंगे दुनिया में। तो ये जो सवाल था ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ओके, एनीवेज द काउंसिल हैज 47 मेंबर्स इन टोटल विच आर इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इनको इलेक्ट करता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हर इलाके से थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन आ जाए। एक बार बच्चों आपके लिए सेलेक्ट होने के बाद कोई भी देश 3 साल तक, ये इंपॉर्टेंट है, 3 ईयर तक मेंबर उसका बना रह सकता है। ओके, इमीडिएटली दोबारा उसको नहीं जो है मेंबर नहीं बनेगा, एक बार 3 साल का रह लिया फिर उसे गैप लेना पड़ेगा थोड़ा, मगर एक बार सेलेक्ट होने पे वो 3 साल तक मेंबर बना रहता है। बच्चों इंडिया कई बार जो है इस ह्यूमन राइट काउंसिल का जो है मेंबर बना है, और तब किसी ने भी इंडिया पे कोई जो है उंगली नहीं उठाई, ठीक है, 2011 से 14 तक, 14 से 17 तक, ठीक है, और अभी जो है दोबारा 2019 से भी भारत जो है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बना हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज इन न्यूज, और आपको ये भी पता हो गया इससे कि हम जो है इसके मेंबर हैं। क्या काम करता है ये, ठीक है, एलिगेशंस की बच्चों जांच पड़ताल करता है ये, दुनिया में कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट, एक सेकेंड, सो गाइस दुनिया में कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, खबर आई है या कोई फुटेज आया है या कोई न्यूज आई है, तो वहां पे जाके ये जो है अपना पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ये अपनी जो है रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दे सकता है, और वो फिर जो चाहे एक्शन जो है ले सकते हैं। तो ये इसका काम है। और बच्चों दुनिया भर में ये ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी करता है कि ह्यूमन राइट्स को जो है हर देश को जो है ओके अपने गवर्नेंस में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, इसीलिए जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भारत में भी बनाया गया है, ठीक है। तो बच्चों वो डायरेक्टली टच में रहता है यूएनएचआरसी के, जितने भी देशों में इस तरह कमीशन है डायरेक्टली टच में रहते हैं वो, ठीक है, यूएनएचआरसी से। ओके, एलबीजीटी कम्युनिटी के राइट्स, वुमेन के राइट्स हो गए, ओके, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, रेशियल एथनिक माइनॉरिटीज हैं, उन सब के राइट्स हैं, उन सब की रक्षा करता है। ये वॉच डॉग है इंटरनेशनल, तो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से इसको पढ़ना और इसके बारे में जानकारी पूरी रखना। एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी, ओके, एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी, एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, दैट इज द SID UPSC for the PDF and other important notifications, ठीक है। यस, टेलीग्राम चैनल इज दिस, ओके। और जो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, इस कोड से आपको पूरा डिस्काउंट मिलेगा, आपको मेरे से पर्सनल मेंटरिंग और गाइडेंस मिलेगी, आपको मैं सारे इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज मुहैया कराऊंगा। आई विल प्रोवाइड ऑल द टेस्ट सीरीज, thousands of questions you will have to practice, कमी नहीं आएगी क्वेश्चंस की। For that just use the code SID UPSC while taking the subscription। सारे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे ओके फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फॉर दैट यूज द कोड SID UPSC, ठीक है। जब आप सब्सक्रिप्शन ले, 16 को जो है 16 दिसंबर को प्राइस बढ़ने वाला है, तो उससे पहले ही आप ले लें तो बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों पहली सबमरीन म्यांमार को जो है पहली सबमरीन मिल गई है, ठीक है, म्यांमार की नेवी को पहली सबमरीन पनडुब्बी मिल गई है, और बच्चों भारत ने ये पनडुब्बी जो है दी है म्यांमार को। इट इज अ वन एग्जांपल यू कैन पुट इन द सागर इनिशिएटिव, ओके। सागर इनिशिएटिव जो है हमारी, जिसमें हम इंडियन ओशन में जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल इंडिया ने जो लिया है टू इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट इन द इंडियन ओशन, ओके। तो इंडिया म्यांमार डिफेंस रिलेशन में गाइज अच्छी बात है ये। तो किलो क्लास सबमरीन है गाइज ये, ओके, जो हमने भी रशिया से ली थी, सिंधुवीर, ओके, ये जो है हमने म्यांमार की नेवी को दे दी है। तो बच्चों ये म्यांमार की पहली सबमरीन है, म्यांमार के पास कोई सबमरीन नहीं थी, तो भारत ने ही पहली सबमरीन दी है उसको, दैट इज द किलो क्लास सबमरीन INS सिंधुवीर, ओके। म्यांमार प्रेजेंटली इज यूजिंग दिस सबमरीन टू ट्रेन इट्स नेवल ऑफिसर्स
to how to, take care of a submarine, to train them accordingly about the submarine warfare. तो भारत ने जो है सबमरीन दी है ये, तो इट्स इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रीलिम्स में खास तौर पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सिंधुवीर बहली है नेवी, म्यांमार नेवी के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ म्यांमार नेवी, INS सिंधुवीर, S-58 इसका जो है, ठीक है। तो बच्चों इसको सही वही करके, पुरानी थी ये, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है इसको सही करा, पूरा मरम्मत इसकी करके, टिप टॉप करके, अपग्रेड करके इसको जो है म्यांमार को गिफ्ट किया। ओके, ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक स्टेप है, लाइक द चाइना इज डूइंग। ओके, चाइना क्या करता है, दूसरे देशों को देता है मगर पैसे में देता है, फिर पैसा लेकिन कहता है बाद में दे देना, फिर बाद में वो लोग दे नहीं पाते, फिर उन पे जो है प्रेशराइज करता है, उनको फोर्स करता है, दैट इज कॉल्ड ओके चेकबुक डिप्लोमेसी। तो बच्चों इंडिया ने यहां पे ऐसा कोई चेकबुक डिप्लोमेसी नहीं करता, ठीक है। इंडिया सिर्फ ये चाहता है कि जो उसका बैक वाटर्स है, यानी कि इंडियन ओशन जो है बच्चों बैक वाटर्स है, हमारा भारत का बैक वाटर्स है, अगर हमारा बैक वाटर ही सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए जो है हमको कॉपरेशन और इस तरह के जो है मिशन जो है करने पड़ते रहेंगे, आगे भी जो है जो देश जितने भी इंडियन ओशन के, उनको जो है अपने साथ रखना पड़ेगा। इसके लिए मोदी जी ने रिसेंटली अभी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया है पूरे इंडियन ओशन में। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था बच्चों, सागर इनिशिएटिव में कई सारे देशों पे, मॉरिशस, मॉरिटानिया, सिचेल्स, मालदीव्स में हमने राहत सामग्री भी पहुंचाई। जब कोविड में इन देशों के पास खाने के लिए जो है प्रॉब्लम हो गई थी, फूड ग्रेन्स की, आपकी दवाइयाँ, PPE किट्स हो गए, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोक्विन, सब हमने पहुंचाया, वो भी सागर इनिशिएटिव में था। जो सागर इनिशिएटिव को हमने हर आंसर में IR के कहीं ना कहीं लिख सकते हो, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, यू कैन पुट इट इन योर आंसर, इट विल ऑब्वियसली एड द वैल्यू टू योर आंसर। ओके, तो जो म्यांमार को सागर इनिशिएटिव में हमने जो है पनडुब्बी दी है ये, और हमारा स्ट्रैटेजिक नेबर भी है ये। नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए भी गाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक लैंड लॉक्ड इलाका है गाइज, ठीक है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड लॉक्ड है बच्चों। म्यांमार जो है कैन प्रोवाइड द नॉर्थ ईस्ट एक्सेस टू द सी, समुद्र से जोड़ सकता है म्यांमार चाहे तो, जो हम कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में कर भी रहे हैं वो। लेकिन म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर हम शेयर करते हैं म्यांमार से, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट के लिए भी, फॉर द सिक्योरिटी ऑल्सो एंड फॉर द डेवलपमेंट, okay, growth and development of northeast. Okay, so this is the INS Sindhuveer, so please remember this thing. Let's move ahead. Okay, ब्रह्म कमल, तो ब्रह्म कमल के बारे में बच्चों पढ़ लेते हैं। IR की क्लास में ब्रह्म कमल कैसे आ गया, मैंने सोचा पढ़ा देता हूं यार, काम आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सब कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा बच्चों इस क्लास में, वो कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस जो होती है, मैं देखता हूं उनमें काफी कुछ ऐसा होता है जो आप छोड़ सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं लगता है वो, बट पढ़ा देते हैं टीचर लोग, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में। बट इस क्लास में गाइस कुछ भी आपको अनइंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे ही हफ्ते में एक बार होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ही मैं ऑब्वियसली सेलेक्ट करूंगा। जब मेरे पास इतनी सारी न्यूज़ है ऑलरेडी, तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ही मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, दैट इज द थिंग। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन। ब्रह्म कमल बच्चों, ब्रह्म कमल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लावर है यार। इस फ्लावर का इंपॉर्टेंस ये है कि ये फ्लावर साल में एक बार ही खिलता है, ठीक है। यही है उत्तराखंड जो इलाका है भारत का, ठीक है, वहां पे ये फ्लावर मिलता है, हिमालयास के ऊंचाइयों पे, ठीक है। तो हिमालयास की ऊंचाइयों में ये ब्रह्म कमल जो है मिलता है, साल में एक बार सिर्फ कुछ घंटों के लिए ये फ्लावर जो है खिलता है, ब्लॉसम होता है, यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी जो है यूनिकनेस है। ओके, ब्लूम भी होता है ये सनसेट के बाद, ओके, सूरज ढलने के बाद जो है, ओके, ये खिलता है ये फ्लावर। ओके, लगभग बच्चों 8 इंच तक ये जो है फ्लावर आपके फैल जाता है खिलने के बाद, ठीक है। कुछ आवर्स के लिए ही ब्लूम होता है ये, ओके, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ लक, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ओके, लक, किस्मत, अच्छा एक शुगुन माना जाता है कुल मिला के इसको वहां पे, ठीक है। किंग ऑफ हिमालयन फ्लावर्स भी गई इसको कहा जाता है, किंग ऑफ हिमालयन फ्लावर्स। और लाजमी सी बात है, दिस इज द स्टेट फ्लावर ऑल्सो, ठीक है। जैसे हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस,
ऐसे ही स्टेट फ्लावर है ये, कौन से स्टेट का? उत्तराखंड का, समझ गए आप? इट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ द उत्तराखंड। ओके, सो उत्तराखंड की सरकार ने नर्सरीज भी चालू करी है हाल ही में चामोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि उसको और जो है कंजर्व किया जाए, क्योंकि बच्चों बहुत हाइट पे मिलता है ये, ठीक है। और आपको पता है भी जो है वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, तो हाइट पे जाना और वहां पे जो है थोड़ा सा भी वेदर जो है फ्लक्चुएट होगा तो एक्सटिंक्शन हो सकता है, इसलिए जो है नर्सरीज इसको आर्टिफिशियली कल्टीवेट किया जा रहा है, ठीक है। इसका बच्चों मेडिसिनल यूज भी है, ठीक है, ये भी इसकी एक बात है। इसका जो है यूनिकनेस तो है ही कि भाई ये साल में एक बार खिलता है। इसका मेडिसिनल यूज भी है, दोनों ही तिब्बतन मेडिसिन जो है और हमारा जो आयुर्वेदा है, दोनों के अंदर ही इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज मानी जाती है। तो संजीवनी बूटी भी आप कह सकते हो उसको, सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ये उस तरह का ही कुछ जो है सुनाई और प्रतीत हो रहा है, ठीक है। लोकल पॉपुलेशन बच्चों इसको कट वगैरह, जैसे आप लोग डिटॉल उटॉल लगाते हो, सेवलॉन लगाते हो, उत्तरांचल के लोग जो है इसको लगा लेते हैं, इसको पीस के, वट एवर टेक्निक दे यूज, आई डोंट नो, बट दे यूज इट फॉर द कट एंड ब्रूजेस। ओके, कट जाता है, कहीं छिल जाता है, जख्म हो जाता है, तो उसको जो है इसको लगा लेते हैं। तो हीलिंग प्रॉपर्टीज भी है इसके अंदर, ये मेरे कहने का मतलब है कुल मिला के। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेपाल राजपत्र, ठीक है। एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। लोन प्रोसेस के लिए कुछ नहीं करना आपको, नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाइए, लोन में फॉर्म भर दीजिए, अपना नाम नंबर डाल दीजिए, कोड डाल दीजिए, SID UPSC, अपने आप आपके पास कॉल आ जाएगा, कुछ नहीं करना आप। यस सर, प्योरली इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी सागर, यस, ठीक है, वाह। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ऑलराइट, कोई भी प्रॉब्लम हो जाओ आप टेलीग्राम पे मुझे, जब मैं आपको, आप मुझे टेलीग्राम पे जब मैसेज भेजते हो तो आप उस पर, जब मैं आपको मैसेज भेजता हूँ टेलीग्राम पे कोई, ओके, जब, तो आप उस पर क्लिक करके मुझे पर्सनली मैसेज भी भेज सकते हो। आप ग्रुप में जुड़ जाओगे जब सिड UPSC ग्रुप में, या सिड UPSC का आपको कहीं भी नाम दिखेगा तो आप उस पर क्लिक करोगे अगर, तो आप डायरेक्टली मुझे जो है मैसेज कर सकते हो, ऐसे कुछ भी डाउट हो तो। नेपाल बच्चों संविधान बनाने में नेपाल का रिकॉर्ड तोड़ने का मन है, ठीक है, कि हम इतनी बार संविधान बनाएंगे, इतनी बार बनाएंगे, इतनी बार बनाएंगे कि जितनी बार किसी ने जो है नहीं बनाया हो, ठीक है। तो बच्चों अभी 2015 में ही लेटेस्ट, ओके, संविधान बना है नेपाल का, हर 5-10 साल में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देता है नेपाल, ठीक है। तो बच्चों सबसे बड़ा हिंदू कंट्री बोला जाता था, आपको अभी भी शायद ये लगता होगा कि एक ही देश है दुनिया में जो हिंदुओं का है, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक्स काफी कंट्रीज है, ऐसे हिंदुओं का एक ही देश है जो नेपाल है भाई। तो बच्चों ये भी अब आपका जो है डाउट जो है इसको ना रखिए, गलत हो गया ये फैक्ट, क्योंकि अब बच्चों नेपाल एक सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर नेशन है नेपाल। भारत की तरह, इंडिया की तरह नेपाल इज ऑल्सो अ सेक्युलर country according to the latest constitution of Nepal which was launched in year 2015, ठीक है। जैसे नेपाल भी एक सेक्युलर कंट्री है, इट इज नॉट अ ओके हिंदू मोनार्की और वट एवर यू कैन से दैट, ओके। सो बच्चों नेपाल ने बच्चों अभी आपको संवैधानिक संशोधन किया गया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं शायद, ओके। तो बच्चों नेपाल ने संविधान में संशोधन करके अपने, ये थोड़ा सीरियस बात हो गई, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने इंडिया के इलाकों को, कुछ इलाकों को अपना बताया। काला पानी, लिम्पियादूरा और लिपुलेक पास का ये इलाका है, ये 3 लोकेशन मैंने आपको बताई है इस तरह से। इस इलाके को बच्चों नेपाल ने बताया है कि ये मेरा है, ठीक है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मनाया तो नया मैप छाप दिया, संविधान में संशोधन करके, जो कि और ग्रेविटी बढ़ा देता है, सिचुएशन की सीरियसनेस और बढ़ा देता है, संविधान में संशोधन करके उसने जो है इन इलाकों को अपना बताया, जो बेसिकली अभी इंडिया के टेरिटरी में है और पहले भी इंडिया की टेरिटरी में थे, और अभी भी इंडिया की इनॉग्रेशन जो है वो क्या, सॉरी, अभी भी इंडिया के ही अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। सो इंडिया स्टेटेड दैट द आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ द क्लेम इज नॉट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ओके, इंडिया ने इसको गलत बताया, बोला तथ्यों पे आधार पे नहीं है और वायलेट करता है ये
और बाउंड्री इश्यूज को और एस्केलेट करता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो इलाका दिख रहा है ये जबरदस्ती का नेपाल ने हमारा जोड़ लिया है। ठीक है बच्चों, एक्चुअली सगौली ट्रीटी हुई थी एक, ठीक है, सगौली ट्रीटी हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ में 1816 में या 1818 के अंदर, जब ब्रिटिशर्स थे। तो बच्चों ब्रिटिशर्स ने तो धूल चटा दी थी, ब्रिटिशर्स ने धूल चटा दी थी नेपाल और उसके राजा, वहां पे जो भी राजा वाजा थे, ओके, हरा दिया था उनको लड़ाई में कई बार। ओके, सो 1818 में या 16 में एक ट्रीटी ऑफ सगौली इन्होंने करी। ब्रिटिश इंडिया जब ब्रिटिशर्स की राज था और नेपाल किंगडम थी, नेपाल जो था, ठीक है, ये नेपाल है, ऑलराइट। तो जो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई यहां पे एक नदी बहती है, महाकाली नदी, महाकाली नदी जो है वो बॉर्डर बनाएगी ब्रिटिश इंडिया का और नेपाल का। तो तब तो नेपाल ने बोला जी हुजूर मालिक जो आप कहो वो ठीक है। तो एक बच्चों नदी निकलती है यहां से, कह दिया इसको ये बॉर्डर है, ठीक है, ये नदी है काली रिवर, काली बोलते हैं, कई और नामों से बोला जाता है बट हम इसको काली रिवर बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों काली रिवर के साथ बॉर्डर बना हुआ है, ये इधर नेपाल है, इधर भारत है, इधर हमारा उत्तराखंड है, इधर नेपाल है। लेकिन अब नेपाल ने क्या बोला कि काली नदी यहां से नहीं निकलती, काली नदी जो है वो यहां से निकलती है, इस जगह से निकलती है, यानी कि ये पूरा इलाका जो है मेरा हो गया, क्योंकि काली नदी भाई यहां से नहीं निकल रही, यहां से निकल रही है, यानी कि ये पूरा इलाका मेरा हो गया। तो जो ये लॉजिक दिया है नेपाल ने, लॉजिक देना भी तो जरूरी है ना। तो पहले क्या था, वो ये मानते थे कि काली नदी यहां से निकल रही है और ये बॉर्डर है, ठीक है। लेकिन वो जो नेपाल ने बोल दिया इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है जो यहां से निकलती भी है, कह दिया कि ये है ओरिजिनल रिवर। तो ये जो ओरिजिनल रिवर है यहां से ये पूरा इलाका मेरा है, इसको नहीं मानूंगा मैं, ये है असली रिवर। तो बच्चों ये लॉजिक दिया है, ओके, बेहुदा लॉजिक दिया है, ठीक है, कि ये लॉजिक के हिसाब से मेरा है ये पूरा इलाका। ओके, लिम्पियादूरा, काला पानी, लीपू लेक पास, ठीक है। तो बच्चों लिम्पियादूरा है एक्चुअली ये जगह, ठीक है, ये लिम्पियादूरा है, ये काला पानी है, ओके, और ये लीपू लेक पास है जो फेमस भी है, ओके, लीपू लेक पास है। तो यहां तक बच्चों बॉर्डर था, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया काली नदी तो लीपू यहां पे लिम्पियादूरा से निकल रही है, तो ये पूरा इलाका मेरा है। ये हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उसमें आता है, समझ गए आप। दिस इज द थिंग, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं हम, ऑलराइट। अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो गाइस जरूर पूछ लीजिए मुझसे, एनी इश्यूज इफ यू आर फेसिंग, ऑलराइट। श्वे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताता हूं मैं, गैस फील्ड। ठीक है, लेट्स मूव टू द श्वी प्लेटफॉर्म। ठीक है बच्चों, भारत और म्यांमार कई जगहों पे कोलैबोरेशन कर रहे हैं। श्यू प्लेटफॉर्म भी अभी न्यूज में था, ये आपको थोड़ा बता देता हूं उस बारे में। श्यू प्लेटफॉर्म जो है हमारा, ठीक है बच्चों, श्यू एक जगह है, ऑयल फील्ड है बेसिकली म्यांमार में ये, ठीक है। तो ये म्यांमार है, तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपका, ये श्वी फील्ड है, ये श्वी फील्ड है, ये बेसिकली यहाँ पे ऑयल और गैस है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये म्यांमार का। तो ऑयल और गैस बच्चों लबरेज है यहाँ पे भरपूर जो है मात्रा में पाई जाती है। तो वो जो भारत की ओएनजीसी कंपनी आपको पता ही है, ओएनजीसी जो है भारत की पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। ओएनजीसी विदेश जो है लिमिटेड, ओके, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यहाँ पे जो है ऑयल खनन की प्रक्रिया कर रही है, ओके, श्वी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो सबसे लोकेशन ही इंपॉर्टेंट हो गई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्वी फील्ड कहां पे है। तो वो जो म्यांमार का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर जो है श्वी फील्ड है ये, तो ये पता होना चाहिए आपको, म्यांमार का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ओके। सो गवर्नमेंट ने बच्चों भी रिसेंटली बोला है ओएनजीसी को कि और आप जो है अपना प्रोडक्शन और अपना जो है यहाँ पे जो प्रक्रिया कर रहे हो आप, खनन प्रक्रिया जो भी आप ऑयल गैस निकाल रहे हो उसको और तेज कर दीजिए। उसके लिए सरकार ने जो है ओएनजीसी को बोला है, परमिशन भी दे दी है कि एक्स्ट्रा जो है $121 मिलियन जो है आप निवेश कर सकते हो, ताकि ज्यादा एक्सप्लोरेशन बेटर तरह से किया जा सके,
ठीक है, तो 2002 से बच्चों शुई जो फील्ड्स है वहां पे जो है हम खनन प्रक्रिया कर रहे हैं, ओएनजीसी विदेश वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, सो द फर्स्ट गैस फ्रॉम द शुई प्रोजेक्ट 2013 में निकल गई थी, यहां से पहली बार हमने निकाल लिया था। उसके बाद जो है 2014 में मैक्सिमम हमने निकाला। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो है इंक्रीज करने को बोला है, सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। और जो है बिल्कुल बच्चों लोकेशन के तौर पे आ सकता है, म्यांमार और भारत के बीच में जो है लोकेशन है, कहां है ये, कई बार बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ज्यादा तो इसका नहीं है। बाकी मेंस में अगर पूरा क्वेश्चन आ जाए म्यांमार पे तो आप इसको जरूर लिख सकते हो कि भारत और म्यांमार कोलैबोरेट कर रहे हैं, कहां पे, कई जगहों पे कर रहे हैं, उनमें से शुई फील्ड भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी आप लिख सकते हो, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इन लाइन में ये कदम उठाया जा रहा है, ये जो है कोलैबोरेशन किया जा रहा है, जो इसमें कि हमारी पॉलिसी है कि ईस्टर्न एशिया के देशों के साथ ज्यादा एंगेजमेंट करना है। ठीक है बच्चों, इंडिया की स्ट्रेटजी भी कि एनर्जी ब्रिजेस बनाए जाएं नेबरिंग कंट्रीज से। ओके, जैसा कि हम बना रहे हैं नेपाल से, भूटान से, वहां पे हम हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाते हैं, बिजली का डिसाइड कर लेते हैं, आदि तुम रख लेना, आदि हमें दे देना, बना हम देंगे, खर्चा हम उठा लेंगे। तो जो एनर्जी ब्रिजेस से क्या है, देश हमारे पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वो तो कभी जो है वो दगाबाजी नहीं करेगा, कभी चाइना वाइना के साथ ज्यादा मिलने की कोशिश नहीं करेगा। तो एनर्जी ब्रिजेस बनाने का स्ट्रैटेजी भारत की विदेश नीति में है, पर्टिकुलरली इन रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज, दैट वी हैव टू मेक एनर्जी ब्रिजेस विद द नेबरिंग कंट्रीज। सो दिस श्वी oil field also is example of a energy bridge between India and Myanmar। ठीक है, तो ये सारी बात है। ऑल राइट, समझो ये जो है आपकी थोड़ी पुरानी न्यूज हो गई है ये, लेकिन दोबारा इसमें जो है एडिशन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना आपको। ठीक है, एक सेकेंड यार, यार बहुत ही बड़ा क्वेश्चन गया, इसका जवाब ड्रीम यूपीएससी। ओके सर, इफ वी स्पेंडिंग द एक्सपेंडिचर देन व्हाई वी बेनिफिटिंग द, क्या पूछ रहे हो यार सान्या? ठीक है बच्चों, फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत में बच्चों आज हमने जो भूखमरी की जो स्थिति थी, जो लैक ऑफ फूड था कि खाने को लोगों के पास जो है नहीं है, उस समस्या को तो काफी तरह से जो है हमने सॉल्व कर लिया है आज। लेकिन बच्चों भारत की सबसे बड़ी समस्या वो नहीं है, भूखमरी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है माल न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, एक पोषक आहार जो है हम नहीं दे पा रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक है, सो गाइस, इंडिया इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द प्रॉपर अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल फूड टू इट्स पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली टू द चिल्ड्रन। अभी जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, तो उसमें भी आप यही चीज नोटिस करोगे। ओके, तो बच्चों पिछले साल मोदी जी ने बोला वर्ल्ड फूड डे पे बोला कि बायो फोर्टिफाइड फूड जो है हम देंगे। ठीक है, 17 इसने जो है बात करी, 17 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ फूड वी विल प्रोवाइड, ओके, ऑन द वर्ल्ड फूड डे। बच्चों इस लिस्ट में अभी और इजाफा हो गया है, लगभग वो मैटर नहीं करता, 17 है, 35 हो गया अभी शायद, कि 35 प्रकार की क्रॉप मोदी जी ने बोला है कि बायो फोर्टिफाइड होगी। बायो फोर्टिफाइड और फूड फोर्टिफिकेशन का बच्चों मतलब यहां पे समझना हमें जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कितनी 17 है या 35 है। ओके, दे आर अ वाइबल सोल्यूशन। बड़े बड़े कमिटीज गाइस हमको ये कह चुके हैं कि भारत की माल नरिशमेंट की समस्या अब सिर्फ फूड फोर्टिफिकेशन से और बायो फोर्टिफाइड फूड से ही सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, क्या होता है बायो फोर्टिफाइड फूड और जो है फूड फोर्टिफिकेशन? ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं। पहले हम पढ़ते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। ओके ओके,
मम्मी बच्चों आप सबको जो है चुपड़ी चुपड़ी रोटियां खिलाती है मम्मी जो है हमारी, ओके मेरी भी, ओके जबरदस्ती में, तो मैंने कहा मम्मी तोंद निकल रही है, लेकिन मम्मी जबरदस्ती जो है घी ज्यादा लगाती है। ओके क्यों लगाती है? क्योंकि हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा जो है हष्ट पुष्ट रहे, मोटा वोटा गोलू, ओके दिखे, कोई भी उसमें न्यूट्रिएंट की कमी ना है। तो बच्चों रोटी पे घी लगाना भी फूड फोर्टिफिकेशन ही है। गेहूं की जो रोटी है उसमें आपने दूध से निकला हुआ उसका जो एसेंस है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द, सबसे जो एसेंस होता है, सबसे हाईली न्यूट्रिशियस फैट जिसमें होता है, घी होता है वो, ठीक है, मक्खन या जो भी लगाते हो आप, वो भी बच्चों फूड फोर्टिफिकेशन है, आर्टिफिशियली हमने ऐड कर दिया, ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन। दूसरा एग्जाम्पल नमक, बच्चों सॉल्ट हम सब खाते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ओके, यानी कि सॉल्ट में हमने क्या किया, आयोडीन डाल दिया थोड़ा सा, और लोगों को हम कह रहे हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाएं, थायराइड वगैरह कई तरह की बीमारियां नहीं होती जिसकी वजह से, ठीक है। कई सारे स्टेट बच्चों, राजस्थान वगैरह कई सारे स्टेट क्या कर रहे हैं, विटामिन ड्रॉप्स डाल देते हैं। जैसे गेहूं का आटा लिया, गेहूं को पीसा, गेहूं को पीसने के बाद क्या बन जाता है, फ्लावर, आटा जिससे कि रोटी बनती है, उस आटे के अंदर क्या करते हैं, विटामिन की ड्रॉप्स डाल दी, विटामिन ए, विटामिन बी की ड्रॉप डाल दी, ओके, ये होता है बच्चों फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है। यानी कि फूड पहले हमने बनाया, तैयार किया, कुछ उसमें ऐड कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार इस रोटी में जो है विटामिन ए की ड्रॉप डली हुई है या विटामिन बी ज्यादा है, और आपकी पोषक तत्व की जो डिमांड है बॉडी की वो भी पूरी हो जाएगी। बच्चों ये होता है फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन बेसिकली बाद में किया जाता है, जब आप फूड जो है हार्वेस्ट कर चुके हो, गेहूं बन चुका है, नमक आप निकाल चुके हो पानी में से, उसके बाद उसमें कोई न्यूट्रिएंट ऐड करना इज नोन एज फूड फोर्टिफिकेशन। अब मैं बच्चों आपको यह कहूं कि यार हम क्रॉप ही क्यों ना ऐसी उगाएं, हम क्यों ना ऐसा चावल उगाएं, गेहूं ही ऐसा हम उगाएं जिसमें ऑलरेडी जो है ये कुछ न्यूट्रिएंट जो हैं वो बेटर हो, ओके। बस बच्चों इतना सा बात कहते ही बायो फूड फोर्टिफिकेशन आ जाता है, बायो फूड फोर्टिफिकेशन, ओके। यहां पे तो आपने बाद में ऐड किया, बाद में नमक में आपने आयोडीन मिला दिया, या आपने मिल्क में कोई विटामिन की बूंदें मिला दी, घोल दी, ठीक है। बायो फूड में बच्चों हम क्रॉप ही ऐसी पैदा करते हैं, बीज ही हम ऐसा पैदा डालते हैं जिसमें ऑलरेडी जो है न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा होती है। इसका एक सबसे बेस्ट और सबसे फेमस एग्जांपल है गोल्डन राइस, ओके। गोल्डन राइस बच्चों एक बायो फोर्टिफाइड फूड है, नॉर्मल राइस के मुकाबले विटामिन इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, गोल्डन राइस, ओके। तो भारत की 50% पॉपुलेशन से ज्यादा बच्चों रोज दिन में 2 वक्त राइस खाती है। अगर वही जो है गोल्डन राइस खाने लग जाए, वही गोल्डन राइस है तो ये बस समझना कि बहुत महंगा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नाम है उसका गोल्डन राइस। गोल्डन राइस खाने लग जाए तो कितने लोग, कितने बच्चे, कितनी औरतें जो है माल न्यूट्रिशन की समस्या से बच सकती हैं। ये होता है बच्चों बायो फूड फोर्टिफिकेशन। समझ गए आप? बायो फूड फोर्टिफिकेशन मतलब आपने बीज जो है सीड में ही कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, या हाइब्रिड क्रॉस उसको करवा दिया किसी दूसरे पोषक तत्व से, कि उसमें अंदर से ही वो जो है नेचुरली ही जो है उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ गया, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन बाद में होता है। अच्छा गेहूं ले लिया, चावल ले लिया, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा आपने ऊपर से मिला दिया, ठीक है, वो होता है फूड फोर्टिफिकेशन। और बायो फूड फोर्टिफिकेशन में गाइस ये डिफरेंस है, समझ गए आप? दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, अभी जो है मिड डे मील स्कीम को भी मोदी जी ने नाम बदल के उसको जो है पोषण कुछ कर दिया है, ठीक है, नेशनल, मैं भूल रहा हूं वो, उसमें अब न्यूट्रिशन पे हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। सो बच्चों बहुत बड़ा एक इशू है, प्रेसिंग इशू है, हमेशा तैयार रहें, इस पे सवाल आ सकता है, जीएस पेपर 2 में, 3 में, किसी में भी सवाल आ सकता है, ऐसे वैसे में भी आप यूज कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बायो फूड फोर्टिफिकेशन। तो बच्चों बायो फूड फोर्टिफिकेशन वैरायटी मोदी जी ने अभी डोनेट करी है देश को कि भैया ये वाले अच्छे वाले गेहूं और चावल और जो भी बाजरा, रागी जो भी है वो अच्छा उगाएं,
ताकि ऑटोमेटिकली उनका जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट बेटर हो और देश जो है ये जो माल नरिशमेंट की जो समस्या है, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है गाइस, ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे अफ्रीका में। इसे कहते हैं एशियन एनिग्मा, इसे कहते हैं एशियन एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है बच्चों जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कुछ समझ में ना आ रहा हो, एनिग्मा उसे कहते हैं। एशियन एनिग्मा बच्चों ये कहता है कि पूरे अफ्रीका में इतने माल नरिश्ड बच्चे नहीं है जितने भारत में हैं अकेले। हालांकि भारत जो है काफी डेवलप्ड है, जीडीपी देख लीजिए आप, सर हर तरह से देख लीजिए, इकोनॉमिकली जो है अफ्रीका से काफी आगे है, लेकिन फिर भी पूरे अफ्रीका में इतने माल नरिश्ड बच्चे नहीं है जितने भारत में अकेले हैं बच्चों। इसे कहते हैं एशियन एनिग्मा। यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स इन योर आंसर्स, in your essays and in your daily answer writing practice. This will help you. This will only result in getting better marks. Okay? बातें सिर्फ तो सब हर कोई कुछ ना कुछ तो लिख ही आता है, लेकिन सिर्फ बच्चों कुछ ना कुछ लिखने से जो है आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। जब तक आप टॉपर्स की कॉपी देखा करेंगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको अभी से करनी चाहिए। ऑप्शनल यही टाइम है पढ़ने का, ऑप्शनल फरवरी तक आपको जब तक अपना ऑप्शनल वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, जीएस वगैरह मेंस के हिसाब से, ठीक है। डू दैट, टाइम इज नाउ। ओके, समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। रुद्रम मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। थैंक यू सानिया। एनिग्मा मतलब कंफ्यूजन, एनिग्मा मतलब समझ, आंसर जिसका ना मिल पाए हमको, ठीक है। क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है बच्चों, रुद्रम मिसाइल की बात कर दी। जो भारत ने एक और बच्चों ऐसी एक मिसाइल बनाई थी भारत ने, वो क्लियरली बता रहा हूं, 2016 का पेपर था ना प्रीलिम्स का, अस्त्र मिसाइल। 2016 की बात कर रहा हूं, हाँ 2016 ही है शायद, यस। अस्त्र मिसाइल के बारे में पूछ लिया था यूपीएससी ने। ऐसे ही बच्चों सेम न्यूज में था, ऐसे ही जैसे रुद्रम मिसाइल है ऐसे ही न्यूज में था अस्त्र मिसाइल, और यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ गया था वो। अब रुद्रम है अस्त्र की जगह, और बिल्कुल रुद्रम मिसाइल भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे। ओके, मेंस में तो खैर नहीं बनता कोई क्वेश्चन, ओके, बट आपको पता होना चाहिए रुद्रम मिसाइल बच्चों भारतीय ही मिसाइल है, इंडिजीनियस है, डीआरडीओ ने इस मिसाइल को बना दिया है। ओके, एयर टू सरफेस मिसाइल है ये, यानी हवा से छू चलेगी ये। तो हवा से बच्चों कोई ब्रह्मा जी तो छोड़ेंगे नहीं इसको, ऑब्वियसली कोई जो मिलिट्री का एयरक्राफ्ट जो है फाइटर जेट से ही छोड़ा जाएगा, जैसे कि दिख भी रहा है यहाँ पे फाइटर जेट जो है छोड़ रहा है इस मिसाइल को, ठीक है। फाइटर जेट बच्चों छोड़ेगा इसे और सरफेस पे ये जाके जो है अटैक करेगी। इसका बच्चों लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, एक स्पेसिफिक टारगेट को ही ये जो है डिस्ट्रॉय करेगी, वो है आपके, ऑलराइट। जब गाइस कोई भी एविएशन जो होता है, एयर वॉरफेयर होता है, एयरफोर्स जब किसी भी जगह पे अटैक करने जाती है, तो सबसे ज्यादा खतरा बच्चों एक हवाई जहाज को एक होता है सैम मिसाइल से। सरफेस टू एयर मिसाइल उस पर कोई ना लॉन्च कर दे, या दूसरे दुश्मन जहाज देश के उसके पीछे ना लग जाए, डॉग फाइट में ना उलझ जाए वो। ओके, तो ये बच्चों सबसे बड़ा एक नाइटमेयर होता है एक पायलट के लिए। जो फाइटर जेट का पायलट होता है उसके लिए एक नाइटमेयर होता है, एक बुरा सपना होता है कि यार मैं किसी दुश्मन देश के इलाके में हूं और मेरे पीछे कोई सैम मिसाइल छोड़ दे, या मेरे पीछे जो है 4-5, मैं अकेला हूं और मेरे पीछे 4-5 जो है दुश्मन देश के जो है हवाई फाइटर जेट्स जो है पीछे लग जाएं, ठीक है। ये सारा बच्चों का मामला चालू होता है रेडार से, ठीक है। जैसे ही कोई प्लेन किसी दुश्मन या हॉस्टाइल एयर स्पेस में एंटर करता है, रेडार होता है उस देश का, वो उसे कैच कर लेता है कि यार ये कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो है हमारे इलाके में घुसना चाह रहा है, रेडार, ठीक है। तो वो जो रेडार ही वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जिससे दुश्मन देश को पता लग जाता है कि यार कोई दूसरा ये इस तरफ से, इंडिया की तरफ से या ऊपर की तरफ से, नॉर्थ से, साउथ से ये कोई आया है और ये है, इसे कांटेक्ट करो वरना इसको उड़ा दो, ठीक है। वो जो रुद्रम मिसाइल इसीलिए बनी है कि इससे पहले रेडार डिटेक्ट करे, इससे पहले रुद्रम मिसाइल उस रेडार को ही डिटेक्ट उड़ा दे, रेडार को ही जो है डिस्ट्रॉय कर दे, रेडार को ही खत्म कर दे।
ये है रुद्रम मिसाइल का काम। ओके, रेडार से बचो रेडिएशनल एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, ठीक है, वो आपके टकरा के हवाई जहाज जो भी होता है, हवा में मिसाइल है या हवाई जहाज जो भी, उससे टकरा के वापस आती है, उससे वो पता लगा लेता है कि भाई कुछ ना कुछ आसमान में जो है उड़ रहा है। तो बच्चों इसको खत्म करने के लिए रुद्रम मिसाइल जो है बनाई गई है। इंडिजिनियस मिसाइल है, भारत में बनी, एंटी रेडिएशन, यानी कि ये रडार वडार किस टाइप के मामलों को सबको जो है डी एंड करने के लिए रुद्रम मिसाइल को बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही इसलिए है क्योंकि ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिजिनियस है। ऐसे ही मैं आपको बता रहा था अस्त्र मिसाइल के बारे में थोड़ा सा था न्यूज में और यूपीएससी ने पूछ लिया था वो, ठीक है। तो बच्चों इसको हाल ही में अभी सुकोई 30 MKI जो हमारा बैकबोन भी है इंडियन एयरफोर्स का, इस फाइटर जेट से इसको टेस्ट किया है। एयर टू सरफेस मिसाइल है ये, ठीक है, डीआरडीओ ने बनाया है इसको। एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, यानी कि जहां से भी रेडिएशन आ रहा है, रडार जहां पे भी लगा हुआ है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देगा ये। एडवर्स रेडार है, कोई कम्युनिकेशन एसेट्स हैं दुश्मन की, रेडियो फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज हैं, एंटीना वेंटीना कहीं लगे हैं, उनको जो अपने आप डिसाइड ओके वो कर देगा ये। तो बच्चों एक बार इसको लॉक ऑन करना है बस उस टारगेट के ऊपर, उसके बाद अपने आप ये एक्यूरेटली टारगेट को कर करके ओके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एक बार लॉक करना है अपने आप, बस फायर एंड फॉरगेट टाइप है ये, ठीक है। एक बार लॉक करना है और उसके बाद चाहे वो रेडार जो है रेडिएशन निकालना बंद कर दे, चाहे वो उनको पता लग जाए कि हमारे पे अटैक हो रहा है तो बंद कर दें, उसके बाद भी ये लोकेशन को सेव रखेगा और उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देगा एनिमी रेडार को, ठीक है। लगभग 100 किलोमीटर की रेंज से जो है इसकी, ठीक है। तो मान लीजिएगा यहां पे जैसे रेडार लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे जो है रेडार लगा हुआ है आपके, तो 100 किलोमीटर ओके 100 किलोमीटर की रेंज जो है उससे पहले ही जो है आप यहां से ही जो है आपका फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे यहां पहुंचेगा, यहीं से आप रुद्रम मिसाइल को छोड़ सकते हो और डायरेक्टली वो जो है इस रडार को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। भले ही ये एक बार लॉक होने के बाद भले ही अपना बंद कर दे पावर वावर जो भी है, तो भी जो है बच नहीं पाएगा। दिस इज द रुद्रम मिसाइल। ओके, नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, थैंक यू शैलजा, थैंक यू वेरी मच। ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क हो गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना हमारे लिए। ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज क्रिएटेड बेसिकली फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, लॉन्ड्री का मतलब बच्चों क्या होता है? लॉन्ड्री का मतलब होता है ओके आपके लिए जब हम कहीं जाते हैं होटल वगैरह में तो वी गिव आवर क्लोथ्स फॉर लॉन्ड्री। ओके, ये लॉन्ड्री के लिए दे दीजिए। तो जो हमारे जो लॉन्ड्री में हम जब कपड़े देते हैं तो दे आर लाइक डर्टी, दे आर ब्लैक। ओके, दे गो फॉर द लॉन्ड्री और लॉन्ड्री के बाद जो है एकदम सफेद होके जो है वो आ जाते हैं कपड़े, जो आपके काले मैले कपड़े हैं एकदम सफेद होके जो है आपको मिल जाते हैं। ये होता है लॉन्ड्री का मतलब। ओके, इसी तरह से वो जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ओके, ब्लैक मनी को व्हाइट करना। ओके, जैसे आपके ब्लैक क्लोथ्स जो है व्हाइट हो जाते हैं लॉन्ड्री के बाद, ऐसी पैसा जो है मनी को भी जो है आप जो है लॉन्डर करते हैं लोग, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देते हैं। अब गाइस नाउ बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना, इट इन्वॉल्व्स मेनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे जो हवाला ट्रांजैक्शंस के थ्रू या इस तरह से जो है पैसे को इंडिया से ही बाहर भेजा जाता है, इलीगल पैसा होता है वो, इलेजिटिमेट सोर्सेज से कमाया हुआ, और उसी पैसे को वापस इंडिया में लाया जाता है व्हाइट बता के कि ये व्हाइट मनी है इन्वेस्टमेंट के नाम पे या किसी भी तरह से। सो दैट इज बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग। तो बच्चों इस बात को समझते हुए, इस ग्रेविटी को समझते हुए, कुछ जो दुनिया के देशों ने जो है FATF को बनाया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, दुनिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और कोई भी देश ऐसा ना कर पाए। ओके, सो फॉर दैट इट वाज अ वॉच डॉग, इट्स अ ग्लोबल वॉच डॉग that was founded to tackle the money laundering initially. Okay, so ये गाइस इसका रोल था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ओके, वर्ल्ड के अंदर। ओके, सो दिस वाज द इनिशियल रोल। लेटर ऑन बच्चों 9/11 के जो अटैक्स के बाद में यूएसए पे जो अटैक हो गए थे 9/11 पे, ओके, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक्स हो गए थे, उसके बाद में FATF का काम एक और हो गया। ओके, पहला काम तो उसका ऑलरेडी था मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करना, उसके बाद बच्चों टेरर फाइनेंसिंग को रोकना भी इसका एडिशनल वर्क हो गया। बिकॉज लेटर ऑन व्हेन इन्वेस्टिगेशन वाज डन
रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्स। हमें पता चला कि बहुत सारा पैसा जो है कई देशों से, सऊदी अरेबिया वगैरह से अमेरिका में पहुंचाया गया था, और उस पैसे से जो है आतंकवादियों ने जो है यूज लिया और जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उन्होंने अल्टीमेटली उड़ा दिया। ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग इसको कहते हैं। तो जो उस 9/11 के अटैक के बाद में एक तो काम ऑलरेडी था, दूसरा काम और बढ़ गया, FATF का काम हो गया कि दुनिया में नजर रखना कि कोई देश टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहा है। और इसमें सबसे आगे अव्वल जो है वो हमारा पड़ोसी देश ही है, दैट इज द पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान आपको पता है टेरर फाइनेंसिंग में काफी ज्यादा जो है झंडे गाड़ चुका है। दैट्स व्हाई इट हैज बीन पुट अंडर द ग्रे लिस्ट। तो बच्चों FATF क्या करता है, 2 लिस्ट बनाते रखी है इसने। ठीक है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ओके, तो बच्चों ग्रे लिस्ट में पहले वार्निंग देता है हर किसी कंट्री को कि भाई सुधर जाओ, मान जाओ, बदमाशी जो है मत करो, टेरर फाइनेंसिंग जो है मत करो। ठीक है, कंट्रोल कर लो उसको, रोक लो उसको। ठीक है, वरना हम जो है ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ब्लैक लिस्ट में बच्चों एक बार FATF डाल देगा किसी देश को, तो उस देश से फिर कोई भी देश जो है ना ही वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है, ना ही वहां पे कोई जो है इकोनॉमिकली कुछ इंटरेक्शन हो सकता है। बेसिकली वो देश गया उसके बाद। ठीक है, इकोनॉमिकली पूरा जो है डब्बा उसका गोल है, आप मान लीजिए। तो जो FATF के 39 मेंबर्स हैं पूरी दुनिया में, डेवलप्ड कंट्रीज मोस्टली इसके मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, तो पाकिस्तान को बच्चों ग्रे लिस्ट में डाल दिया था FATF ने काफी पहले डाल दिया था, और अभी रिसेंटली उसका रिव्यू होना था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। एंड अल्टीमेटली FATF डिसाइडेड कि भाई नहीं हटाएंगे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया नहीं है। दिखाने के लिए पाकिस्तान ने बोला, बहानेबाजी थोड़ी करी ऑब्वियसली कि हमने ये किया है वो किया है, बट FATF को ऐसा कुछ लगा नहीं, कुछ पुख्ता FATF को कुछ लगा नहीं कि कुछ वाकई में कुछ सब्सटैंशियल पाकिस्तान ने किया है। और FATF ने जो है बच्चों दोबारा डिसीजन ले लिया फरवरी 2021 में कि भाई पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। अगर बच्चों पाकिस्तान ज्यादा समय तक ग्रे लिस्ट में रहता है तो ऑटोमेटिकली वो जो है ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और ईरान ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया और ईरान की आप हालत जानते ही हो, सैंक्शंस लगे हुए, कोई उनसे बात नहीं करता, कोई उनसे ट्रेड नहीं करता, कोई उन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं है, कट ऑफ है पूरे वर्ल्ड से। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए वर्स्ट नाइटमेयर हो सकता है। ठीक है, सो FATF मेंटेन्स 2 लिस्ट, दैट इज द ब्लैक लिस्ट एंड द ग्रे लिस्ट। कंट्रीज ऑन इट्स ब्लैक लिस्ट आर दोज व्हिच वर वॉचडॉग, जो कि बिल्कुल पानी में डूब चुके हैं, वो हैं ये। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग दोनों के केसेस में गाइस FATF किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डाल सकता है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है अभी आपके लिए जो है ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में। ओके, चलो बच्चों टेलीग्राम चैनल बच्चों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, SID UPSC, एंड देयर यू कैन ओके ठीक है, देयर यू कैन फाइंड द PDF फ्री ऑफ कॉस्ट, नो वरीज, नॉट एट ऑल, नॉट अ इशू। ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिए। सिलनेक्स एक्सरसाइज, ओके, सिलनेक्स 2020 बच्चों 2021 में अब तक हुआ नहीं है। ओके, सो इट वाज द 8th एडिशन ऑफ द एनुअल एक्सरसाइज जो इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी करती है, सिलनेक्स। तो इसको याद रखिए आप, मैरिटाइम एक्सरसाइज है ये, सिलनेक्स 20। ओके, वाज हेल्ड एज ट्रिनोकोमले जो श्रीलंका के अंदर है। ओके, तो अभी लास्ट ईयर हुई थी एक्सरसाइज ये। ठीक है, उससे पहले बच्चों भारत में हुई थी 2019 के अंदर, ज्यादा कुछ है नहीं, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, वाइजैक के अंदर, विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो बच्चों सिलनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका की जो नेवीज हैं वो दोनों के दोनों जो हैं ये एक्सरसाइज करती हैं। ओके, कई तरह के कॉम्बैट रोल्स, एंटी पायरेसी और जो है इंटर ऑपरेटिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए बेसिकली द बोथ द नेवीज डू दिस थिंग। ओके, सो ज्यादा कुछ है नहीं समझाने का। ओके, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस हो गया इसका। ठीक है, सागर इनिशिएटिव गाइस, अगेन यहाँ पे आप देखो हर जगह अपने को डालना है नाम, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये सब आप डालिए। ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंक्लूड सच थिंग्स। ओके, मेंस की बात कर रहा हूं। ओके, सागर इनिशिएटिव भी आप डाल सकते, जेनरिक पॉइंट्स है वेयर यू कैन पुट इन all of your answers related to international relations and you can fetch good marks. Okay, so this is the thing. Okay,
सो गाइज यहां पे अपने को है अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ना है। ये आज का बहुत या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो इसको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू गौरव रावत, थैंक यू। ठीक है बच्चों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स लीडिंग बच्चों वर्ल्ड का एक बहुत ही ज्यादा यार इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ओके, बहुत वर्ल्ड बैंक हो गया, जो जितने बच्चों फिलैंथ्रोपिस्ट एजेंसीज हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो मतलब ऐसा काम करती है, मतलब डोनेशन वगैरह चैरिटी टाइप, उनको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का बच्चों बहुत ज्यादा वेट है। वर्ल्ड बैंक कितना लोन दे रहा है, बड़े बड़े एजेंसीज हैं जो इसको देखते हैं कि भाई इस इंडेक्स में क्या देश का परफॉर्मेंस है। तो बच्चों 2000 हर साल ये इंडेक्स आता है जिसमें हर देश की जो है रैंकिंग की जाती है। ओके, उस रैंकिंग के हिसाब से बच्चों हर देश को कैटेगरी दे दी जाती है। जैसे टॉप 25 को जो है आपको कह दिया जाएगा बेस्ट है ये, उससे जो 25 से लेके 50 है उनको मॉडरेट कह दिया जाएगा। ऐसे बच्चों रैंक कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है। तो बच्चों भारत को सीरियस कैटेगरी वाले हंगर में डाला गया है कि भारत में जो है हंगर यानी कि खाने की समस्या जो है, न्यूट्रिशन जो है उसको भी कैलकुलेट करता है, मॉल न्यूट्रिशन को भी। ये तो सीरियस कैटेगरी में है भारत, एक तो आपको यही पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो कई कैटेगरीज बना रखी है इसने, अलार्मिंग सबसे जो बिल्कुल बिल्कुल जहां पे बिल्कुल ही भुखमरी है, अलार्मिंग दूसरी सीरियस कैटेगरी है। ओके, इंडिया यहां पे है सीरियस कैटेगरी में। मॉडरेट फिर आ गया आपके लिए लो, जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी आपको जो है कुछ व्हाइट कंट्रीज दिख रहे होंगे यहां पे, वो बच्चों इंडेक्स में ही नहीं, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉर्थ अमेरिका पूरा गायब है तो वहां कोई मतलब ही नहीं है। यूरोप पूरा गायब है यहां से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गायब है तो उनको उनके लिए नहीं निकाला जाता, वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों भारत के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि भारत जो है सीरियस कैटेगरी में आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह से निकाला जाता है बेसिकली 3 चीजों पे। ठीक है, 3 चीजों को नापते हैं हम जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालते हैं। तो वेट जो है इसका 1/3, ओके 1/3 और 1/3 ये जो है इस तरह से जो है दिया जाता है। ठीक है, 1/3 जो वेट ग्लोबल हंगर इंडेक्स देता है पॉपुलेशन विच इज अंडर नरिश्ड। ओके, पॉपुलेशन जितनी देश में जितनी पॉपुलेशन है, मान लीजिए 100 करोड़ पॉपुलेशन है, तो कितने लोग उसमें कुपोषित हैं, माल नरिश्ड हैं, इसको सीधा का सीधा 1/3 वेट मिल जाता है। ठीक है, इसमें सब आ गए, बच्चे, बूढ़े, बड़े, औरतें, यू नो, मेल, फीमेल, एवरीबडी, रूरल, अर्बन, एवरीबडी हैज कम इन दिस। कितना % ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज माल नरिश्ड। ओके, दिस इज द 1/3 वेट इज गिवन। ओके, 1/3 वेट बच्चों चाइल्ड मोर्टेलिटी को दिया जाता है। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब 5 साल का होने से पहले कितने बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। ओके, उसमें एक मेजर कारण माल न्यूट्रिशन ही रहता है। ओके, उसको 1/3 वेट दिया जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी को। ओके, चाइल्ड और इन्फेंट दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए बच्चों। चाइल्ड मतलब 5 साल तक और इन्फेंट मतलब 1 साल तक। ठीक है, 1/3 वेट इज गिवन टू द अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। 1/3 वेट जो है दिया जाता है अंडर 5 मोर्टेलिटी को। बच्चों 1/3 वेट दिया जाता है वेस्टिंग और स्टंटिंग को। ओके, 1/3 में से भी आधा आधा 2 में डिवाइड कर लिया है वेस्टिंग। ठीक है, स्टंटिंग उम्र के हिसाब से हाइट कम रह जाना, बौनापन जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग है, उम्र बढ़ रही है, एज 10 साल का लेकिन हाइट छोटी सी रह गई, स्टंटिंग। वेस्टिंग मतलब गाइस हाइट के हिसाब से वेट का कम होना, दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग। इसको भी इन दोनों को मिला के 1/3 वेट दिया जाता है। आप ये भी कह सकते हो 1/6 हो गया इसका। ठीक है, तो बच्चों इन सबके डाटा के आधार पे एक स्कोर निकलता है हर देश का और उसको एक रैंक मिलती है। ठीक है, उसको एक रैंक मिलती है ग्लोबल लेवल पे। समझ गए आप? इन पैमानों पे नापता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के भाई देश में अंडर माल नरिश्ड कितने लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन कितना % है, चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है और वेस्टिंग और स्टंटिंग कितनी है बच्चों के अंदर। ठीक है, इन तीनों चीजों पे जो है ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स जो है अपनी रैंक निकालता है। उसके बाद में समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है,
अब बोलोगे सर चाइल्ड मोर्टालिटी को क्यों कैलकुलेट करता है ये? चाइल्ड मोर्टालिटी तो कुछ बीमारी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन गाइस यहां माना जाता है कि डेथ इज द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ हंगर एंड द चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है, कि हंगर एक मुख्य कारण होता है, ठीक है, ओके। और अगर न्यूट्रिएंट्स अगर सही दोगे आप तो चाइल्ड मोर्टालिटी कम की जा सकती है, ठीक है। सो हियर यू कैन आस्क मी एनीथिंग इफ यू आर ओके। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट उस पे, दैट इज द, ठीक है। तो बच्चों जीएचआई ये एनुअली कैलकुलेट होता है, हर साल कैलकुलेट होता है, लगभग अक्टूबर में जो है इसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है। वेल्ट हंगर लाइफ एक जर्मन एनजीओ है, ओके। कंसर्न वाइल्ड लाइफ और आईएफपीआर जो है बच्चों वो निकालता था, लेकिन आईएफपीआर अभी रिसेंटली मना कर दिया आईएफपीआरआई ने कि हम जो है नहीं निकालेंगे, मतलब हम इसमें साथ नहीं हैं। तो वेल्ट लाइफ हंगर और कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये दोनों ही अब जो है आगे का समय में ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। तो वो जो 94 रैंक आया है इंडिया का 104 में से, जो कि बहुत ही आपके लिए एक सही इंडिकेटर नहीं है जीएचआई 2020 के अंदर, ओके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में, ठीक है, 94 रैंक है 107 में से, सीरियस हंगर कैटेगरी में डाला गया है भारत को, ठीक है, जो कि एक चिंता वाली विषय है, ठीक है। 14% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज अंडर नरिश्ड, ओके। ये डाटा गाइस आप तो नोट कर लीजिएगा, ऐसे और एथिक्स में आप जो है इसको लिख सकते हो, ठीक है। 14% भारतीय पॉपुलेशन को बताया अंडर नरिश्ड है, यानी मेरा जो टोटल बता रहा था 1/3 वेट जो दिया जाता है, टोटल पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, ठीक है। एंड 37% अप्रोक्सीमेटली स्टंटेड है, यहां पे बौनापन है बच्चों में, ठीक है। अंडर 5 एंड वेस्टिंग रेट जो है बच्चों 17% है। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट जो है 3.7% है, यानी कि 3 बच्चे हमारे 100 में से 3 बच्चे भारत में मर जाते हैं 5 साल के पहले से ही। तो बच्चों ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लिए फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग, ये जो है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज द जीएचआई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द जीएचआई, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द कारावती, ओके। yes, lifetime mentoring means till your examination, okay, till your exam, till you are in the preparing for civil service examination. Yeah, Indian government rejected because of the progress we have done here, that's why we have Indian government has rejected it, okay. बट इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी भी इसको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है बच्चों। कावरती लास्ट आज का टॉपिक है, तो बच्चों लास्ट ऑफ द 4 इंडिजियसली एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो आपने शिप बना दी है अंडर द प्रोजेक्ट 28, ओके। तो बच्चों कमोरोटा क्लास कॉर्वेट्स है ये, ओके। कॉर्वेट इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द शिप्स, ओके। तो कॉर्वेट है कावरती जो लास्ट थी, 4 हमको बनानी थी, ओके। तो बच्चों कमोरोटा क्लास जो ये शिप्स हैं बेसिकली कॉर्वेट्स जो हैं, ये आपके लिए स्पेशली डिजाइंड है फॉर द एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी किसी सबमरीन को डुबाने के लिए, कि सबमरीन को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए ये शिप डिजाइन है। इनका जो मशीनरी जो भी इसमें जो वेपन्स लगे हुए हैं वो इस हिसाब से लगे हैं कि सबमरीन को जो है डिस्ट्रॉय करा जा सके, न्यूट्रलाइज करा जा सके, ओके। तो कावरती जो लास्ट सबमरीन है, 4 हम जो है इस तरह के बना चुके हैं बच्चों। साथ साथ में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, स्टेल्थ, ओके। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, दैट इज ओके, इट कैन स्टे हिडन, ओके। स्टेल्थ मतलब छुपे रहने की क्षमता। तो दुश्मन का जो दूसरे जो दुश्मन शिप्स होंगे यहां पे, उनका रेडार और सोनार वगैरह जो है इसको डिटेक्ट इजीली नहीं कर पाएगा। आपको दिख रहा होगा बहुत ही स्ट्रीमलाइन शेप है इसका, बहुत ही एरोडायनेमिक जो है शेप है, सो उसका रेडार सिग्नेचर जो है बहुत ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, ओके। क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन जो शेप है उसका, काफी मटेरियल्स भी इनमें जो है ऐसे यूज किए गए होते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये सोनार और रेडार की जो तरंगे होती है, और अपना लोकेशन जो है ये देती नहीं है, ओके। तो एंटी सबमरीन यानी सबमरीन्स को डुबाने के लिए बेसिकली डिजाइंड है ये। तो आईएनएस कावरती अंडर प्रोजेक्ट 28, तो बच्चों 28 प्रोजेक्ट 28 याद रखिए, इज फॉर
एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ओके, सबमरीन का वॉरफेयर के लिए है ये, लास्ट हो गई है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, भारत में बनाई गई है बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ द नेवल एंड डिजाइन, ओके, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता में बनी है, और डिजाइन जो है इसको नेवी ने ही किया है, डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन, DND, सो DND हैज डिजाइंड इट एंड ओके, GRSC गार्डन रिसर्च जो कि बहुत ही फेमस आपका शिप मेकिंग सेंटर है, उसने इसको बनाया है, ठीक है। सो भाई इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन लगे हुए हैं, ऑल दीज आर जेनरिक पॉइंट्स, ओके, केपेबल है ये, ओके, डिटेक्ट और सबमरीन्स को ढूंढने के लिए, उनका पीछा करने के लिए और उनको फाइनली डिस्ट्रॉय करने के लिए, टॉर्पीडोज वगैरह जो भी मिसाइल और वो भी वट एवर वेपन इट यूजेस, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, ओके, लेट्स कॉल इट ऑफ, ओके, लेट्स कॉल इट ऑफ, थैंक यू फॉर एवरीबडी, ओके। यू कैन, आई होप यू आर गिविंग द अनअकैडमी कॉम्बैट एवरी संडे, जिसमें आप 11 बजे जो है संडे को टेस्ट को दे सकते हो, इनाम पा सकते हो, रैंक अपनी जान सकते हो। गाइस प्रैक्टिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस मॉक पेपर्स, ओके, अदर टेस्ट सीरीज एंड द कॉम्बैट ऑल्सो कैन हेल्प यू इन रियलाइजिंग दैट वेयर डू यू स्टैंड। आपकी रैंक सबको पता लग जाएगा कि आप कॉम्पिटिशन में कहाँ लाइक करते हो। तो बच्चों रिजल्ट अनअकैडमी ने बेहतरीन दिया ही है, आप भी पार्ट बन सकते हो हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। ओके, आइकॉनिक एक प्रीमियम प्लान है जिसमें आपको सारी सर्विसेज मिलती हैं जो यहाँ पे लिख रही हैं, ओके, प्लस एक स्टैंडर्ड प्लान है, ओके, आप ये भी ले सकते हो, आप कोड यूज कर सकते हो सिड UPSC, और आप जो है कई सारे फायदे और भी पा सकते हो यहाँ पे जो फायदे लिखे हुए हैं इनके अलावा, ठीक है। कोड यूज करें SID UPSC, इससे गाइज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम, इससे जो है आपको मेंटरिंग और गाइडेंस मिल जाएगी मेरी तरफ से पूरी, इससे आपको जो है मटेरियल, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट सभी इंस्टीट्यूट्स की मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। हजारों क्वेश्चंस आपके पास जो है होंगे और जो है जो कि बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। सो यूज द प्रॉपर कोड एंड गेट द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट एंड अदर फीचर्स। बच्चों मेंटरिंग और गाइडेंस का तो खैर रोल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। आप प्लस लो या आप आइकॉनिक लो, दोनों में मैं आपको मेंटर और गाइड करूंगा। जस्ट यूज द सिड UPSC कोड फॉर दैट। सो वेडनेसडे को बैच स्टार्ट हो रहा है, सो आप बैच में जो है एनरोल कर सकते हो और जो है अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सकते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान लेके, ठीक है। ऑलराइट, सो आइकॉनिक इज अ प्रीमियम प्लान। बच्चों लोन पे भी आप ले सकते हो, नीचे ही लोन का लिंक है, फॉर्म का लिंक है, वहां पे फॉर्म का लिंक पे जाइए और जो है 2 मिनट में फॉर्म भर दीजिए, नाम, नंबर, अपना फोन नंबर और जो है कोड डाल दीजिए, आपको अपने आप जो है अनअकैडमी की टीम जो है कॉन्टैक्ट कर लेगी। सो 20 बुक्स ऑल्सो आप यू गेट व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन वर्थ ₹10,000। बच्चों 10,000 की किताबें आपको फ्री मिलती है सब्सक्रिप्शन के साथ में। सो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात है, ठीक है। दिस इज द सब्सक्रिप्शन प्लान। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल आइकॉनिक का है, ये प्लस का है, ठीक है। सो आप जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको फायदा नुकसान देखते हुए, अपना बजट देखते हुए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरी माने तो मैं आपको 2 साल का रिकमेंड करूंगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, ताकि कॉम्बो मतलब अपना ऑप्शनल भी आप पढ़ पाएं। सो 2 ईयर कॉम्बो इज द बेस्ट थिंग, ओके, इतना जरूरत भी रहती है। तो प्लस लेना है, आइकॉनिक लेना है गाइस, आप डिसाइड कीजिए। आइकॉनिक ऑब्वियसली बेटर है बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, तो आपको जो भी सूट करे वो आप ले सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल का जो है आपके सब्सक्रिप्शन प्लान्स है। यूज द कोड सिड UPSC एंड यू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास अपने IR एंड द वर्ल्ड की। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आप जो है सारे के सारे PDFs जो है अपना यहाँ से ले सकें। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ऑल्सो, दैट इज द सिड UPSC। सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको सारे मेरे नोटिफिकेशन PDF वगैरह मिल जाएगी।